इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में, केमिकल वाला इलेक्ट्रिकल में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर एलिमेंट सेम है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। वाटर का रिएक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ रहा है, तो ये वाटर का एनोड और कैथोड पे इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। फ्यूल सेल में हमें एक फ्यूल सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसको LNQC को LN में कन्वर्ट कर दे, लॉग में कन्वर्ट कर दे, एक्सपोनेंशियल से इसको इधर ला दें तो ये log QC हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम हॉल में आने वाला। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया माइंड मैप सीरीज में आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का भी मजा है, इसमें इक्विलिब्रियम का भी मजा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो है ही है। मतलब ये चैप्टर कर डाला तो समझो कि ये 3 चैप्टर्स को आपने इंटरकनेक्ट करते चले जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भैया बैटरीज और इनकी कहानी है, कोई बैटरी कैसे काम करती है इसके बारे में जानना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नीट एग्जाम हॉल में आपको मिनिमम से मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन रिवाइज करना हो, 2 क्वेश्चन अगर मजबूत करना हो एग्जाम हॉल में मिनिमम, ठीक है, तो ये आप चैप्टर आप अगले 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और इस सीरीज का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाना है। ओके, तो चलिए शुरू करते, देखते इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। सबसे पहला हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग क्या है, उसका थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम से क्या लेना देना है, किस तरह का एक्शन लेगा, वो सब बातें करेंगे। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद तो हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस की बात की जाएगी। थर्ड वन हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की, और इलेक्ट्रोलिसिस या फिर हम बोल दें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ये हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करेंगे। एंड द लास्ट वन हम लोग बैटरीज, जो एनसीईआरटी में दी हुई है, बैटरीज, फ्यूल सेल, इन सब के बारे में बात होगी। बैटरीज, फ्यूल सेल, इन सब के बारे में बात। जो मेन फैक्टर है, जहां मेन सबसे ज्यादा टाइम बच्चों को लगता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला फैक्टर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लास्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, बार बार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कंडक्टेंस वाला, एंड थर्ड वन इलेक्ट्रोलिसिस। ये मेन 3 जो है ना, ये 3 जो है एनटीए के, नीट के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। इन तीनों से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये 4 टॉपिक से मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम हॉल में दिख जाएंगे। और किस्मत अच्छी रही, आपने चैप्टर अच्छे से रिवाइज करा, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस विद इन सेकंड एग्जाम हॉल में आप अटेम्प्ट करेंगे और खुद पे प्राउड मोमेंट, हाँ खुद पे प्राउड करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको बोलते हैं? सर ये किसके बारे में बात करता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको डील करता है? डील्स विथ कौन सी एनर्जी को? सर डील्स विथ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डील्स विथ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनके बारे में डील करता है। ये कैसे होता है, किसके, इन एंड देयर कन्वर्जन, बोल देता हूं एंड देयर कन्वर्जन, इनके आपस में इंटर कन्वर्जन की कहानी को ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यही पूरे चैप्टर का जिस्ट बोला जा सके, एक लाइन में बोला जा सकते। तो इस पूरे चैप्टर में यही करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में, केमिकल वाला इलेक्ट्रिकल में, यही कहानी होगी। किसने बोला सर ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो 2 बैटरीज बनेंगी मेरे पास, 2 बैटरीज बनेंगी। कौन कौन सा? अगर देखना केमिकल एनर्जी आती है, अगर मैं बोलूं केमिकल एनर्जी लेना है, केमिकल एनर्जी कहां से लें? सर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। सर क्या होता है केमिकल रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, यहां से केमिकल एनर्जी निकलेगी और आप उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब उससे वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये समझ जाइए ये कौन सी बैटरी होगी। देख लेना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब जो रिएक्शन खुद से हो जाए और उससे जो एनर्जी निकली उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर अपोजिट चले जाएं, मतलब सर ये देखिएगा, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं यूज करूंगा, मतलब अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करूंगा, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड तो क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, टू डू टू कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में इसका यूज करने वाला हूं, क्या करने के लिए, टू डू नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन खुद से नहीं हो रही, अगर मैं उसको कराना चाहता हूं, अगर मैं उसको कराना चाहता हूं तो उसके लिए हम लोग सर यहां पर देखेंगे ये जस्ट इसका अपोजिट, और यहां पर जो बैटरी यूज होती है इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आए, ये वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इधर से जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दोनों में सर, दोनों में ऑब्वियस है, कोई भी बैटरी होगी तो एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। बैटरीज के अंदर एनोड और कैथोड होते हैं, ध्यान से देख लेना। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखोगे तो एनोड पे क्या होता है, एनोड ऐसी जगह है जिसका डेफिनेशन फिक्स्ड है कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलेंगे। कैथोड ऐसी जगह है जहां रिडक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। लेकिन इन दोनों का साइन जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अपोजिट होता है। देखो डेफिनेशन सेम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखोगे तो एनोड से नेगेटिव ये क्या हो जाता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये बॉक्स बना देता हूं, ध्यान रखिएगा इन दोनों को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्हीं दोनों के बारे में बात होने वाली है। मतलब आप इधर से इधर जाएंगे या फिर इधर से इधर आएंगे, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में जाएंगे, मतलब यही दोनों आपस में कन्वर्जन करेंगे। इसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल देते हैं। कैथोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे होता है, ये कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो अपने आप होती है। अब कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पकड़ लेते हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मान लो मैंने ऐसा कोई रिएक्शन पकड़ा जो अपने आप ही ए जैसे खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बी खुद को रिड्यूस कर रहा है, ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी का रिडक्शन हो रहा है। अगर ये रिएक्शन को मैं ऐसे सिस्टम से जनरेट करूं, देखना ध्यान से, मैंने जानबूझ के ए को इधर रख दिया, ये ए रॉड है, ए का रॉड है, ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ये देखिएगा, ये बी रॉड है, बी का रॉड है इधर, यहां पर ए जो होगा, ये जो होगा इसका अपना सॉल्यूशन डाल दिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हम डाल देते हैं इसके अंदर, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन। ए खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, A+2 बना देगा, ए खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, A+2 बनाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो होगा कंडक्टिंग वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर, ये वाला, इसको जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ये क्या है, जहां रिडक्शन होगा उसको हम लोग बोल देंगे कैथोड, और यहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब पॉजिटिव। यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या होगा, जो बोरॉन, सॉरी बोरॉन कह रहा हूं, बी जो होगा, B+2, ये क्या करेगा, देखना अपने पास, यहां पर B+2 क्या करने वाला है, B+2 खुद को दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, बी के फॉर्म में एडजस्ट करेगा। यहां पर देखोगे B+2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, बी बना देगा। ये सर ये देखना, ए सॉलिड होता है, ये जो भी मेटल होगा सॉलिड के फॉर्म में, ये सब एक्वस के फॉर्म में पानी के अंदर रहेंगे। यहां देखोगे तो ए इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये देख लो यहां पर क्या रिएक्शन होगी, A+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पे ये रिएक्शन होती है, कैथोड पे वो रिएक्शन होती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। यही रिएक्शन अगर एक ही बर्तन में करा देंगे कोई फायदा नहीं होगा। अगर इन दोनों को अलग अलग हाफ सेल में डिवाइड कर दिया तो हम फायदे में रहने वाले। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या करता है, दोनों रिएक्शन को आधा आधा डिवाइड कर दिया। ये देख लो, ए का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, बी का क्या हो गया, रिडक्शन। ए का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, बी का क्या हो गया, रिडक्शन। ए नोड, ये क्या हो गया, कैथोड। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आएगा तो करंट किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हो गया ना, देखो ना, रेडॉक्स रिएक्शन से क्या जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी। तो याद रखिएगा यही तरीका है। अब देख ध्यान सुनिएगा, कुछ देर बाद क्या होगा,
यहां पर इस सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग एक और चीज ऐड करते हैं एंड दैट इज नोन एज, उसको हम लोग नाम रख देते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं इधर इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर ये बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। ये क्या कहलाता है, सॉल्ट ब्रिज। क्या करता है सर, इसके अंदर ना, इसके अंदर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं तो इधर निगेटिव चार्ज आएगा और इधर कौन आ जाएगा, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू होगा इस लिक्विड के अंदर, तो इस लिक्विड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव, उधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव लगा देंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट कंप्लीट कर देता है। अगर आप देखें तो फिजिक्स का सर्किट यहां पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है। फंक्शन साथ साथ में याद करते जाइएगा। सॉल्ट ब्रिज सर्किट कंप्लीट करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, इक्विलिब्रियम पर जाने से पहले आपको रोकता है कि जल्दी से जल्दी आप इक्विलिब्रियम पर ना जाए। तो ये हमारा, अब इसको देखना सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहीं से रिएक्शन चालू होती है, एनोड को लिखते हैं, एनोड की रिएक्शन को लिखते हैं। ये क्या है, ये ब्रिज बताता है। ये देखो अपने पास एनोड का हाफ रिएक्शन लिख दो, फिर क्या करो, ब्रिज लिख दो, और फिर क्या कर दो, कैथोड का हाफ रिएक्शन लिख दो। याद रखना सेल रिप्रेजेंटेशन बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बार बार आएंगे। जैसे इस सेल को रिप्रेजेंट करना है, इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बताइए खुद से। ए से क्या जा रहा है, A+2, और बी से क्या जा रहा है, B+2 से क्या हो रहा है, बी हो रहा है। क्या यही होगा, क्या यही होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यही होगा। तो अब ये देख लो, अब सेल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो A+A से ये देख लो, एनोड का हाफ रिएक्शन क्या है। याद रखना रिएक्टेंट कौन है, ये रिएक्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो लिखने का तरीका ये हो गया। अच्छा, कोई भी हाफ सेल अगर रिएक्शन हो रहा है, अगर मैं बोलूं कि भैया ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, तो सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कहां से कहां, सर एनोड से कहां जाएगा, कैथोड की डायरेक्शन में। एनोड से कहां जाएगा, कैथोड के डायरेक्शन में। एनोड से कहां जाएगा, कैथोड के डायरेक्शन में। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, करंट फ्लोज फ्रॉम सर कैथोड टू एनोड हो जाएगा। करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड हो जाएगा, कैथोड टू एनोड हो जाएगा। करंट ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। उसके बाद मुझसे बोला गया सर ये देखना थिकनेस ऑफ एनोड क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वो मेटल क्या होता है सर, वो मेटल धीरे धीरे डिकम्पोज करेगा, ये पतला होता चला जाएगा। यहां पर देखोगे थिकनेस ऑफ कैथोड क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ कैथोड क्या हो जाएगा सर, थिकनेस ऑफ कैथोड क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ कैथोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। थिकनेस ऑफ कैथोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। तो ये देख लो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है। थिकनेस की बात करें, याद रखिएगा सॉल्यूशन में कोई ऐसा, सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल, कभी भी सॉल्यूशन में कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होगा, सॉल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल। सर इसके अंदर कोई हीट इंथैल्पी रिलीज ऐसा नहीं होगा, डेल्टा एच क्या होगा, 0 होगा। और अगर तुमसे कोई बोल दे तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिसिटी अपने पास इधर से इधर मूव करती है। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और इसी का सबसे बेस्ट यहां पर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ली जाती है। अब यहां पर सबसे पहला जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन लिया गया था दैट इज नोन एज डैनियल सेल। सबसे पहले डैनियल सेल को देख लेते हैं। डैनियल सेल को देखोगे तो डैनियल सेल किसको बोलते हैं सर, ऐसा रिएक्शन जहां पर क्या हो रहा होता है, ये देखोगे ये रिएक्शन होती है, जिंक सल्फेट बन जाता है और क्या हो जाता है, कॉपर हो जाता है। जिंक सल्फेट और क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है। जिंक सल्फेट और क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है। ध्यान सुनना अपने पास, यहां पर देखोगे तो जिंक से जिंक +2 बन जाएगा और कॉपर +2 से कॉपर हो जाएगा। जिंक +2 से, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा। यहां पर देखो तो क्या हो रहा है, यहां पर देखो तो क्या हो रहा है, डैनियल सेल यहां पर जिंक से जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है। श्योर हो, अब ये देख लेना, जब भी तुमसे बोला जाए तो यहां पर जिंक का थिकनेस क्या होगा, कम, जिंक एनोड का थिकनेस क्या हो जाएगा, कम, और इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा।
अब डैनियल सेल इसलिए फेमस हुआ ना क्योंकि भाई ये पहला हम लोगों ने निकाल के रखा। इसका जो ई नॉट सेल होता है ना, अगर बैटरी का वोल्टेज देखे तो इसकी वैल्यू आती है 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट। यहां पर क्या होगा, सेम चीज, पहले हमारा पहला डैनियल सेल जो था, पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था जिसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। ये हमारा पहला रिएक्शन डैनियल सेल का। इसमें क्या होता है, इसके 3 कंडीशन होते हैं। केस 1 क्या है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दे, ये एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट लगा दे, सर बाहर वाला वोल्टेज जितना बैटरी का वोल्टेज उतना ही कर दिया जाए, तो याद रखिएगा कोई करंट मूव नहीं करेगा, नो करंट फ्लोज, कोई करंट मूव नहीं करेगा। आपने एक्सटर्नल वोल्टेज उतना ही लगा दिया जितना इस वोल्टेज की औकात थी, दोनों बैटरीज एक दूसरे को खत्म कर देंगी। एक वोल्टेज क्या है 1.1, एक्सटर्नल वोल्टेज भी 1.1, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, करंट क्या हो जाएगा, 0। केस 2 क्या है, तो केस 2 में देखेंगे तो यहां पर अगर एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 वोल्ट है, तब तो हम बोलेंगे कि सर ये क्या होगा, कि सर ये नॉर्मल डैनियल सेल की तरह ही बिहेव करेगा, नॉर्मल डैनियल सेल की तरह ही बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। और यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा होगा कि सर जिंक जो होगा, जिंक डिसॉल्व होगा, जिंक डिसॉल्व हो रहा होगा, सर जिंक डिसॉल्व हो रहा होगा, एंड कॉपर क्या हो रहा होगा, प्रेसिपिटेट हो रहा होगा, कॉपर क्या हो रहा होगा, कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा। इस रिएक्शन में यही होगा। लेकिन अगर केस 3, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ केसेस है, केस 3 अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ई एक्सटर्नल अगर ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो गया, तो यहां पर क्या होने वाला है, रिवर्स ऑफ डैनियल सेल। ये क्या होगा, रिवर्स ऑफ डैनियल सेल। ये क्या होगा, रिवर्स ऑफ डैनियल सेल। यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, सर ऊपर कॉपर से जिंक हो जाएगा। इस केस में देखोगे तो यहां पर जिंक क्या होगा, डिपॉजिट होगा, जिंक क्या होगा, डिपॉजिट होगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये हम लोग बेसिक चीज जानते हैं कि ये हमारा डैनियल सेल है। इसके अंदर अलग अलग केसेस, ये एनसीईआरटी के अंदर आने वाले केसेस हैं कि भैया डैनियल सेल होगा तो इसे आप ये रिप्रेजेंट करोगे। नॉर्मल अगर एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.1 है तो उसके केस में ये कहा जाएगा। अगर इसी में डैनियल सेल के बारे में एक बात और बोली जाती है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर 1m है, कॉन्सेंट्रेशन 1m है, तो इसी डैनियल सेल को ही आप क्या बोल देते हो, गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हो। गैल्वेनिक सेल भी कहलाता है, गैल्वेनिक सेल भी कहलाता है, या फिर वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है। इसी डैनियल सेल को आप ये नाम दे देते हैं, पक्का हो जाएगा। तो ये डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप कैसे जनरेट करते हो ये देख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे जनरेट होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे जनरेट होगा। अब बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो सर सॉल्ट ब्रिज देखो, सॉल्ट ब्रिज किसके लिए यूज करते हैं, सर सॉल्ट ब्रिज का 2 काम था मेन। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है। इसके अंदर क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप्ड है, ट्यूब है, विच हैव सर इलेक्ट्रोलाइट। सर इनके पास कौन का एक अगर पेस्ट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनका काम क्या है, तो इनके फंक्शंस देखिएगा। इनके अगर फंक्शंस की बात करें तो बार बार फंक्शंस हम बार बार बोल रहे हैं। पहला काम सर्किट को कंप्लीट करना, कंप्लीट द सर्किट। क्या करेगा, कंप्लीट द सर्किट। क्या करने वाला है, सर्किट कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट द सर्किट। सेकेंड वन, अगर सर्किट कंप्लीट कर रहा है। दूसरा, मेंटेन्स न्यूट्रलिटी। क्या करेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। सर ये क्या करेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, मेंटेन्स न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों साइड सॉल्यूशन की मेंटेन करेगा। थर्ड वन, सर ये क्या करता है, सर लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देता है। अब कोई बोल दे कि सर यहां पर कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज होंगे, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन डैनियल सेल, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन डैनियल सॉरी सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज मस्ट हैव, मस्ट शो, मस्ट शो 2 conditions. Electrolyte used in salt bridge must show 2 conditions.
ये देख लो कौन सी कंडीशन शो करनी चाहिए। तो पहला ये दे शुड बी इनर्ट, ये तो वो रिएक्ट ना कर जाए, ये क्या होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। और दूसरा उनकी जो आयनिक मोबिलिटी है या वेलोसिटी है, जो मूवमेंट की स्पीड है, आयनिक मोबिलिटी बोल दें या फिर आयनिक वेलोसिटी बोल दिया जाए, ये क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी आयनिक वेलोसिटी जो होगी कैटायन और एनायन की, कैटायंस एंड एनायंस की वो क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मस्ट बी सेम। ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मस्ट बी सेम। तो ये देख लो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज ऐसे यूज कर, दे शुड बी इनर्ट, आयनिक मोबिलिटी वेलोसिटी ऑफ कैटायन एनायन मस्ट बी सेम हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये हमारा डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही सब चीजें आती हैं। फिर आता है कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब वोल्टेज जनरेट होगा तो वोल्टेज कैसे जनरेट करेंगे, इसके लिए हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात। एक तो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जान गए, अब आते हैं कि वोल्टेज कितना जनरेट होता है। वोल्टेज जनरेट करने के लिए आएंगे तो हम लोग के सामने कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो वोल्टेज बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज जनरेशन होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखोगे तो इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान सुनना, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एक सिंपल सी चीज यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो दो टाइप का, ई कौन कौन सा, तो एक को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे पहली चीज सर किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे जो वोल्टेज जनरेट होगा, जैसे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वोल्टेज, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर मैं यही बोल दूं तो रिडक्शन पोटेंशियल का वोल्टेज ये हो जाएगा। जहां रिडक्शन होगा और उससे जो वोल्टेज जनरेट होगी उसको रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी मेटल का या किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है सर इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर एलिमेंट सेम है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक का रिडक्शन पोटेंशियल देखिए मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो इनमें देखोगे, ध्यान से देखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए है, तो इन दोनों के बीच का एक रिलेशन याद रखना। क्या है इन दोनों के बीच का एक रिलेशन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए, इन दोनों के बीच का रिलेशन याद रखिएगा क्या, कि सर अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और अगर ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देख लो, ये देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कहानी ये, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कहानी ये होती है। ये आखिर है क्या, तो सर कहीं भी कोई ऑक्सीडाइज होगा तो उससे वोल्टेज जनरेट होगा, कोई रिड्यूस होगा उससे वोल्टेज जनरेट होगा। उन दोनों की बात लिखने का तरीका ऐसे लिखा जाता है, इससे लिखा जाता है। नॉट जो होता है स्टैंडर्ड की बात की जाती है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। इन दोनों का जैसे मान लो इसका वैल्यू, अगर मैं इसकी वैल्यू बोलूं 0.76 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। बस साइन चेंज जाएगा, अगर ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आखिर किसको सिग्निफाई करते, तो याद रखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का तो ये क्या बताता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको रियलिटी पूछी जाए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये बताता है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। अगर मैं बोलूं कि मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा रखूंगा। अगर मेरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मैं खुद को ऑक्सीडाइज रखूंगा और दूसरे को क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। तो मेरी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, मेरी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का अपोजिट देख लो, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है सर, रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल देंगे। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल देंगे। तो ये देख लो, अगर मैं बोलूं रिडक्शन पोटेंशियल क्या, रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल का, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, इन दोनों का मीनिंग समझ में आ गया कि ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं,
अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे ना, तो याद रखना यहां पर, अच्छा कोई बोले तो एक चीज और, कोई बोले कि ये किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कोई भी चीज, तो टेम्परेचर चेंज करता है, प्रूफ भी हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे उससे भी चेंज होगा। अच्छा कोई बोले कि सर एक काम करते हैं इससे, अगर कोई बोले एनोड पे जाना है, बेस्ट चॉइस फॉर एनोड बताना है, बेस्ट चॉइस फॉर एनोड बताना है या कैथोड बनाना है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे किसको बेस्ट चॉइस लोगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। और अगर मैं बोलूं बेस्ट चॉइस फॉर कैथोड बताओ, बैटरी का बेस्ट चॉइस फॉर कैथोड बताओ, तो कैथोड से आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ऐसे सच बोलूं तो रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको कभी भी आईयूपीएसी के हिसाब से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर कहीं लिखा हुआ है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आईयूपीएसी बोलता है कि भैया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग बोलेंगे। स्टैंडर्ड मतलब ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये देखोगे सारे मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर, on the basis of this value, on the basis of this value, on the basis of SRP, standard reduction value, we arrange elements known as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल देते हैं। इसी का नाम क्या रख देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम रख देते हैं। इसी का नाम क्या रख देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ध्यान सुनिएगा, कैसे याद रखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर बता रहा है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया जा रहा है। कैसे होगा, ध्यान सुनना, ये देखो सर, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, फिर जिद करो, सॉरी जिद करो, फिर चाहे सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं, ध्यान सुनिएगा, कोई नहीं सुनने वाला, बस प्रभु है, बस प्रभु है, कोई नहीं सुनने वाला, बस प्रभु है। याद रखना, इधर से इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इधर जो है ये जो होगा इसका एसआरपी जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो 0 होता है। इसके आगे जाएंगे तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से ज्यादा देखना, क्यों होगा इंडिया आगे ब्रो, आगे ब्रो, जब पटना और कलकत्ता में, पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर लोग पानी मांग रहे। यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके ऊपर बेस्ड है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसी को हम लोग बोल देंगे कि भैया ये क्या है। देखो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, आयोडीन को कर सकता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, इसके ऊपर बेस्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आ गया तो हम लोग क्या निकालते, हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, स्टैंडर्ड बैटरी जो, सर ये क्या होता है, ये तब निकालते हैं जब आपके पास व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट इज विथड्रॉन, बैटरी एकदम नई नई बनी होती है तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, नो इलेक्ट्रिक करंट इज विथड्रॉन। यहां पर कोई इलेक्ट्रिक करंट विथड्रॉ नहीं हुई, मतलब यहां पर अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 1 m, और प्रेशर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है 1 बार, प्रेशर कितना होता है 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन 1 m, प्रेशर कितना हो जाएगा 1 बार। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल व्हेन नो इलेक्ट्रिक करंट इज विथड्रॉन, ये तब लेंगे। क्या होता है, किसी भी बैटरी का ई नॉट सेल अगर निकालना है तो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो सर ये देख लीजिएगा, कभी भी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और माई प्लस जिसका जो हो रहा है उसको ऐड कर दीजिए, जिसका जो हो रहा है उसको ऐड कर दीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड,
ये देख लो, ये देख लो, ई नॉट सेल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका। बाकी अगर कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं तो एनसीईआरटी या कहीं पढ़ रहा था, तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म से बात किया जाए तो ई नॉट सेल जो होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिख देते। लेकिन यार इसकी कोई जरूरत है नहीं। अगर कोई बोले इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ई नॉट सेल क्या लिखा जाएगा, ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पकड़ ले कि एनोड पे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखिएगा ई नॉट सेल जो होता है ना, ई नॉट सेल जो होता है ये किस पे डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोइकोमेट्रिक डू नॉट डिपेंड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये देख लो, ये कभी इस पे डिपेंड नहीं करेगा, डू नॉट डिपेंड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट सेल ऐसे होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ऐसे होता है। ये ध्यान से देख लो, स्टैंडर्ड ईएमएफ जब भी निकालना है ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा याद रखना, कोई भी फिजिबल बैटरी है, फिजिबल सेल, फिजिबल सेल, तो इसका मतलब जो बैटरी हमें वोल्टेज दे उसका ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि सर गिब्स एनर्जी जो होगी तभी जाके लेस देन जीरो होगी। अगर नॉन फिजिबल सेल की बात करोगे तो नॉन फिजिबल सेल क्या हो जाएगा, नॉन फिजिबल सेल क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लो अपने पास ई नॉट सेल ये क्या होगा, लेस देन जीरो, और डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो। ये देख लो, ये बन जाएगा डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो। फिजिबल बैटरी, नॉन फिजिबल बैटरी, एग्जाम हॉल में ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे बोला जाए आप इसका ध्यान रखेंगे, हो जाएगा सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बात कर ली है। अब दिक्कत ये नहीं होती, दिक्कत होती है कहां पर, ठीक है, दिक्कत होती है कहां पर, तो देखोगे अपने पास तो यहां पर ये तो स्टैंडर्ड हो गया ना, जब कॉन्सेंट्रेशन 1 हो, ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। लोगों को प्रॉब्लम कहां आती है सर, जब आप क्या करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल निकालना हो, मतलब नॉर्मल ईएमएफ निकालना हो, ई सेल निकालना हो, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना अपने पास, ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एन एफ एल एन क्यू सी हो जाता है। ये हमारा नॉस्ट इक्वेशन होता है, ये हमारा नॉस्ट इक्वेशन होता है। और नॉस्ट इक्वेशन के साथ खेलना शुरू करिएगा तो आपको पता चलेगा कि भैया इस फॉर्मूले के अलग अलग रंग रूप है। कैसे सर, आपको एल एन क्यू सी, इसको एक काम करते हैं, इसको ln QC को ln में कन्वर्ट कर दे, लॉग में कन्वर्ट कर दे, एक्सपोनेंशियल से इसको इधर ला दें तो ये लॉग QC हो जाएगा। सर इसके बाद अगर सारे कांस्टेंट की वैल्यूज यूज की जाए तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये सब दिखाने के लिए है। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, हमें न्यूमेरिकल्स के लिए ये यूज करना है। सर सारे के सारे फॉर न्यूमेरिकल्स आप इसको यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए आप इसको यूज करेंगे। एन क्या है सर, एन क्या है, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, कितने आप लॉस कर रहे हैं या फिर गेन कर रहे हैं, इसी को बोलेंगे। अगर आपका बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है दोनों इक्वल होंगे, बाकी केस में देख लो। अब ईएमएफ ऑफ सेल जैसे ही निकालते हो तो भैया ये देखो, आपको ही पता है स्टैंडर्ड क्या है, जब कोई करंट नहीं निकला ई नॉट सेल क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, ई सेल से बड़ा होगा। ई नॉट सेल क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, ई सेल से बड़ा होगा। तो अब छोटी छोटी बातें चलेंगी। सर अगर मैं बोल दूं क्या इक्विलिब्रियम पे बात करूं तो एट इक्विलिब्रियम बैटरी क्या हो जाएगी सर, एट इक्विलिब्रियम, सर देखना अपने पास, एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम्स जीरो। क्यों, जितना इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा उतना ही पीछे आ जाएगा, ई सेल बिकम्स जीरो। क्यूसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्विलिब्रियम पर, केसी, देखो क्या आ गया, देख लो क्या आ गया सर, इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम चैप्टर आ गया, क्यूसी बिकम्स केसी, ई सेल बिकम्स जीरो, क्यूसी बिकम्स केसी। क्या हम लोग यहां से ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, या फिर न्यूमेरिकल्स के लिए लिखना चाहें तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो, दो चैप्टर मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, देख रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम मिल चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम मिल चुके हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने का एक तरीका ये भी है, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालने का एक तरीका ये भी है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहीं पर गिव्स फ्री एनर्जी निकालने का भी तरीका आ जाएगा। गिव्स फ्री एनर्जी किसी का निकालना है डेल्टा जी, देखो अब थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट कर रहे हैं,
थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट कर रहे हैं क्या सर? थर्मोडायनेमिक्स में एक तो हो गया डेल्टा जी निकालना है तो माइनस एन एफ ई सेल हो जाता है, माइनस एन एफ ई सेल हो जाता है। और डेल्टा जी नॉट निकालना हो तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल लगा देते हैं। ये देख लो, ये क्या है? नॉर्मल गिव्स एनर्जी, और ये क्या हो जाती है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ये क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हो जाएगी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ये गिव्स एनर्जी, ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। यहां पर अपने अपने तरीके याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में हमने इनको रिलेट भी किया था। डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी था। याद करो, ये फॉर्मूला हमने थर्मोडायनेमिक्स में किया था, उसी को यूज करके यहां लेके आ रहे हैं। और इवन गिब्स एनर्जी जब निकाल देते हैं ना भाई साहब, जब गिब्स एनर्जी हम लोग निकाल देते हैं तभी हम लोगों को और ज्यादा अच्छे से पता चलता है कि भैया यहां पर कंजर्वेशन ऑफ गिब्स एनर्जी होती है। मतलब अगर कहीं पर, ध्यान सुनना, बैटरी कभी भी कंजर्व नहीं होती, क्योंकि भैया बैटरी जो होगी, ये देख लो, अगर आपको कोई बोल दे कि सर ए से A+2 जा रहे हैं और ए से A+5 जा रहे हैं, और मैं बोल दूं इसका वोल्टेज x1 और इसका वोल्टेज x2, और ये यहां से यहां का वोल्टेज बताओ, इसका वोल्टेज बताओ, सर आप याद रखिएगा वोल्टेज आप ऐड नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर x1 प्लस x2 कर दूं, तो आप यहीं पर गलत हो गए। यहां पर क्या यूज होता है? गिब्स एनर्जी कंजर्व होती है। मतलब आप एक काम कर सकते हैं, डेल्टा जी ए से A+5 का ये जो गिव्स एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? डेल्टा जी ए से A+2 का, और डेल्टा जी ए से, डेल्टा जी नोट लगाए तो स्टैंडर्ड लेते, A+2 से A+5। और इसको भी करने का एक सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सीधा सीधा 2 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ई नॉट ए से A+5 हो गया। जितना आपका वोल्टेज इंटू आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज इंटू आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने का चेंज हो रहा है? 2 का, यहाँ 3 का। बस यहाँ से ई नॉट ए से A+5 कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2 डिवाइडेड बाई 5। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो कंजर्वेशन किसका होता है? गिब्स एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन किसका होता है? गिब्स एनर्जी का होता है। ये देख लो, अब सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक और वर्ड यूज होता है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखोगे ये क्या कहना चाहता है? SHE, ये भैया इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SRP, रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो, और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होता है? जीरो। मतलब अगर मैं बोलूं ई नॉट हाइड्रोजन से H+ से H2 जा रहे हैं तो भी वैल्यू जीरो, और ई नॉट H2 H+ जा रहे हैं तो भी वैल्यू जीरो। ये मेरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। मतलब इसके रेस्पेक्ट में निकालते, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालते किसका पोटेंशियल कितना होता है, किसका वोल्टेज कितना ज्यादा होता है। हाइड्रोजन मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक रेफरेंस है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, अगर कोई पूछ दे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर कोई पूछ दे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, S हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये देख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0.059 इंटू पीएच भी हो जाता है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल कोई पूछ दे, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, ई स्टैंडर्ड नहीं, नॉर्मल, स्टैंडर्ड जीरो होता है। ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब H2 से H+ की वैल्यू कितनी होगी? 0.059 इंटू पीएच। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल पूछ दिया गया, उल्टा पूछ दिया गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -0.059 इंटू क्या हो जाएगा? पीएच हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाए, ये मेरा आंसर, यही होगा शायद, यही होगा पक्का। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल श्योर हो तो ये देखना अपने पास, ये देखो हो जाएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। और एक लास्ट चीज दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल्स किसको बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल वो कहलाता है जहां पर जिसका ई नॉट सेल जीरो हो जाए। मतलब सर यहाँ पर एक ही मेटल ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, और उसी मेटल का हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शन कर देते हैं। सेम मेटल ऑक्सीडाइज होगा, सेम मेटल रिड्यूस होगा, ऐसी बैटरीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बोल देते हैं। कि भैया यही क्या होगा, यहाँ पर ई नॉट सेल की बात करेंगे तो ई नॉट सेल, यहाँ फॉर्मूला वही नॉन्स्ट इक्वेशन ही लगना है, लेकिन ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि सेम मेटल ऑक्सीडाइज, सेम मेटल क्या हो जाएगा? रिड्यूस।
पक्का। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला मेन टॉपिक खत्म होता है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जितना कुछ जानना था हम जान चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, उसके अंदर वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स सब रिलेट कर चुके हैं। इवन देख लो पीएच वेच सब रिलेट हो चुका है। पक्का। तो चलो अब एक काम करते हैं, अब यहां से सेकंड टॉपिक, और ये सेकंड टॉपिक से बहुत छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। बहुत छोटी चीजें क्या होती हैं, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। ये देखिए, यहां पर अगर हम बात करें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये देखोगे ये टॉपिक फिजिक्स का टॉपिक हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यहां पर दो टाइप के कंडक्टेंस आते हैं। कंडक्टेंस मेरे पास दो टाइप के आएंगे, कौन कौन से, एक को बोलते हैं मेटालिक कंडक्टेंस, एक क्या कहलाता है, मेटालिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस जो कि फिजिक्स में यूज होता है, और यहां पर हम लोग उसी की बात करेंगे। दूसरा होता है आयनिक कंडक्टेंस। ये क्या हो जाएगा, आयनिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोल दे, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोलिटिक, आयनिक, आयनिक कंडक्टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे बेसिक सा डिफरेंस ये है कि भैया यहां पर जो कंडक्टेंस होता है, यहां पर जो कंडक्टेंस करता है, कंडक्टेंस शोन बाय इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर जो कंडक्टेंस होता है वो किसके कारण होता है, कंडक्टेंस शोन बाय सर आयंस, आयंस शो करते हैं। यहां पर अगर कोई बोलता है, देखना ध्यान से, मेटालिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस के बारे में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, ध्यान सुनिएगा सर, किसके ऊपर, कि नेचर ऑफ मेटल, कैसा मेटल है, मेटल के कितनी वैलेंसी है, कैसा उसका सॉल्वेशन है, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और भी फैक्टर्स होंगे कि भैया सर उसका विस्कोसिटी क्या है, कितना सॉल्वेशन हो रहा है, विस्कोसिटी, इन सब पे। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां पर देखोगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, मेटल्स का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और मेटालिक कंडक्टेंस जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, मेटालिक कंडक्टेंस जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाती है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां पर ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम हॉल में आने वाला। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि नहीं भैया एक काम करते हैं, अगर इसके ऊपर बात करें इलेक्ट्रोलिटिक में, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड्स ऑन, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीक है स्ट्रांग है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कैसा, उसका विस्कोसिटी कैसा है, सॉल्वेशन कैसा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। विस्कोसिटी एंड कितना उसका मूवमेंट हो रहा है, विस्कोसिटी एंड बोल सकते हैं कि आयंस, आयनिक साइज पे डिपेंड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां होने वाली है वो है टेम्परेचर के साथ। अगर यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां क्या होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हुआ सर, मेट आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो यहां फिजिक्स से और केमिस्ट्री में डिफरेंस अपने पास पड़ जाता है। ये देख लो, फिजिकल केमिस्ट्री का ये पोर्शन जो होता है जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री कनेक्ट होते हैं, फिजिक्स में जब आपसे कोई बोलेगा तो याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वहां रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन यहां पर कंडक्टेंस कम होता है। फिजिक्स में टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मेटालिक कंडक्टेंस कम होगा। लेकिन केमिस्ट्री में बात करेंगे तो केमिस्ट्री में क्या हो जाता है, कंडक्टेंस जो होगा वो किस पे डिपेंड करना शुरू कर देता है, टेम्परेचर पे। अब यहां पर देखो तो कुछ छोटी छोटी बातें जो फिजिक्स की चीजें यूज होती है, रेजिस्टेंस हो गया रो एल बाई ए। ध्यान सुनना, आर को क्या बोलते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, आर का यूनिट होता है ओम, ठीक है। रो का यूनिट क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसी का नाम क्या रख दिया जाता है, रेजिस्टिविटी रख दिया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट जो होगा सर ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर रख दिया जाता है, ओम सेंटीमीटर रख दिया जाता है। लेंथ और एरिया आपको भी पता है, लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एरिया। यहां पर देखना ध्यान से, एल बाई ए को किसी भी बैटरी के अंदर बात करें तो एल बाई ए को हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज नोन एज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट किसको बोला जाता है, जी स्टार को, जी स्टार, इसको सेल कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों फिक्स रहते हैं किसी बैटरी के अंदर। और सेल कांस्टेंट को देखोगे जी स्टार, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट कितना हो जाएगा, अगर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर तो मीटर -1 या फिर सेंटीमीटर माइनस। अब छोटी छोटी बातें और,
क्या कि सर रेजिस्टेंस का अपोजिट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे तो वो क्या आ जाता है, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस किसको बोलते हैं सर, जी को बोलते हैं। देख लीजिए छोटा सा फॉर्मूला, कंडक्टेंस किसको बोलेंगे, 1 अपॉन रेजिस्टेंस को। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा सर, इसका यूनिट क्या हो रहा होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम लोग यहां पर बोल देते हैं साइमंस। क्या बोल देते हैं, साइमंस, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 अपॉन आर को क्या बोल देते हैं, साइमंस बोल देते हैं। 1 अपॉन आर को क्या बोल देते हैं, साइमंस। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी को क्या बोल दिया जाता है सर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसके रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसी को कंडक्टिविटी भी बोल दी जाती है। इसी को क्या बोल दिया जाता है, कंडक्टिविटी भी बोल दिया जाता है। और ये क्या कहलाता है सर, ये कप्पा कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कप्पा, प्रोनाउंस एज कप्पा। यूनिट क्या होगा तो सर इसका यूनिट बताओ क्या होगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन मीटर इनवर्स। उस फॉर्मूले को देखो तो वहां पर आर के बदले 1/g लिख सकते हैं, 1/कप्पा लिख सकते हैं, L/A लिख सकते हैं। इसका मतलब जी A/L हो सकता है, तो आप एक नया फॉर्मूला भी बना सकते हैं। या फिर देखिएगा G स्टार L/A होता है। L/A को क्या लिख सकते हैं, R इंटू 1/रो लिख सकते हैं सर, R इंटू 1/रो लिख सकते हैं। अब R को देखो, R इंटू 1/रो को क्या लिख सकते हो, कप्पा लिख सकते हो। या फिर जी स्टार को चाहो तो अब क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना। रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस को क्या लिख देंगे, देखना अपने पास जी स्टार R इंटू कप्पा हो जाएगा। अगर बैटरी सेम है, अगर आपकी बैटरी सेम है, सेम सेल है, बैटरी सेम है, तो उस केस में याद रखिएगा, सेम सेल के केस में R1K1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू K2। अगर बैटरी सेम है तो रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी ये दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। पक्का। तो ये छोटे छोटे, ये फिजिक्स का फॉर्मूला, उसी के अंदर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, कंडक्टेंस 1 अपॉन। यूनिट्स का गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिट्स अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना। पक्का। चलो अब अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं किसी और की, तो यहां पर एक कंडक्टिविटी से ज्यादा हमें मजा किस में आएगा, मोलर कंडक्टिविटी में। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी हम लोग लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी का नॉर्मल कोई फॉर्मूला पूछे तो K/C आता है, कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। इसका यूनिट क्या लेंगे, अब यहीं पर बवाल होता है। मोलर कंडक्टिविटी में दो फॉर्मूलाज बनते हैं, कैसे, ध्यान सुनना। अगर कप्पा की यूनिट, अगर कप्पा जो है, कंडक्टिविटी जो है साइमन सेंटीमीटर में है, तो उस केस में देन हमारे पास लेमडा एम का जो फॉर्मूला होता है, कप्पा इंटू 1000/C आ जाता है। ये क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर मैं बात करूं कप्पा इज इन साइमन मीटर इनवर्स में बात की जाए, तो उस केस में लेमडा एम की वैल्यू क्या आती है, कप्पा अपॉन C इंटू 1000 हो जाता है। ये देख लो लेमडा एम की वैल्यू, यहां पर क्या आएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी ये कहलाएगी। ये अपने पास लेमडा एम हो गया, कप्पा इंटू C इंटू 1000 आ जाएगा। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं, चीजें कर लो। जैसे आपने मोलर कंडक्टिविटी करा, वैसे ही आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बता सकते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आप सोच सकते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो, लेमडा इक्विवेलेंट, एंड दैट इज अगेन कप्पा अपॉन नॉर्मलिटी। वहां पर क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी के बराबर। अगेन इसका भी दो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, देन लेमडा इक्विवेलेंट क्या होगा, 1000/नॉर्मलिटी। और अगर ये बोले कि कप्पा किस में है, साइमन मीटर इनवर्स में है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेमडा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू नॉर्मलिटी इंटू 1000 हो जाएगा। यही होगा। तो ये देख लो अपने पास, ये छोटे छोटे सारे फॉर्मूला, यूनिट्स का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बिना यूनिट के बहुत सारी गलतियां हो जाती है। बिना यूनिट अगर ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे यूनिट किया, उन यूनिट अगर ऊपर नीचे किया तो गलतियां बहुत सारी हो जाएंगी। पक्का। इवन आप चाहो ना तो यहाँ पर एक रिलेशन निकाल सकते हो सीधा सीधा, क्या कि लेमडा इक्विवेलेंट निकालने का ना कोई फायदा नहीं है। लेमडा इक्विवेलेंट पता है क्या कर दो, लेमडा m/n फैक्टर हो जाएगा, n फैक्टर। रेडॉक्स में भी n फैक्टर पढ़ा है, अभी सॉल्यूशन में भी n फैक्टर रिवाइज किया था, यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा दो। कैसे, नॉर्मलिटी के बदले क्या लिख दोगे, मोलारिटी इंटू n फैक्टर। सर कप्पा अपॉन मोल, कौन मोलारिटी क्या हो जाती है, लेमडा m अपॉन n। अच्छा, मुझसे किसने बोला कि सर
ये तो सारे सॉल्यूशन ठीक है, इसके क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूलाज आएंगे, पुट करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करते हो, या फिर हम बोल देते हैं ऑन डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना मतलब ऑन डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेशन जब भी डिक्रीज करेंगे, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। कंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज करेगा भैया, कंडक्टेंस इसलिए इंक्रीज कर जाता है क्योंकि आपके बीच में क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इसलिए इंक्रीज कर जाता है क्योंकि सर यहां पर देखेंगे कंडक्टेंस, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है। पहले मान लो अगर आयनिक कंडक्टेंस है, प्लस माइनस के बीच में फोर्स क्या लगता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्वियस है। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, सॉरी, फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। याद रखिएगा कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। और मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी भैया बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ये याद रखिएगा, क्या रीजन है, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, इसका रीजन देखोगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज कर जाता है, इसका रीजन क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके केस में क्या होता है, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इन दोनों का, तीनों का रीजन याद रखिएगा। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो आप कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी कम होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि सर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, लेमडा एम की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है भाई, कॉन्सेंट्रेशन कम करते गए, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू, अगर मैं ऐसा लिख दूं कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, बेटा इसी चीज को हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, या फिर इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दिया जाता है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो हुआ तो लेमडा एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा एम मैक्सिमम हो जाएगा, लेमडा एम मैक्सिमम हो जाएगा, और लेमडा एम मैक्सिमम की वैल्यू होती है लेमडा एम इन्फिनिटी। इसी को बोल देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। ये क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है। लेमडा एम इन्फिनिटी या फिर लेमडा एम नॉट, लेमडा एम इन्फिनिटी या फिर लेमडा एम नॉट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लेमडा एम इन्फिनिटी या फिर लेमडा एम नॉट। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करते चले गए, कम करते चले गए, तो कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इसी पे एक वैल्यू पहुंच जाएगी। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे ना, तो यहां जो वेरिएशन होता है लेमडा एम का, वो लेमडा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी आता है। अगर यहां पर देखेंगे लीनियर वेरिएशन होगा, लीनियर वेरिएशन होगा, लेमडा एम वर्सेस अंडर रूट सी का ग्राफ बनाएंगे, यहां लीनियर वेरिएशन होगा, ये लेमडा एम नॉट से ऐसे लीनियरली वेरी करेगा। लेकिन यहां पर इसके ग्राफ से आप लेमडा एम नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप देखेंगे तो लेमडा एम की जो वैल्यू होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट्स, यहां पर सीधा सीधा ऐसे चला जाए। तो ये वीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो गया, ये किसका हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और ये किसका हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ हो गया। यहां पर लिम्डा एम नॉट कैसे आ गया सर, देख लो, यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप ऐसे निकालते हो, पक्का। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए ध्यान सुनिएगा, उसके लिए हम लोग लगाते हैं कौन सा लॉ, दैट इज नोन एज कोहलार्स लॉ। कोहलार्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखना, कोहलार्स लॉ क्या कहता है, कोहलार्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी की लेमडा एम नॉट निकालने जा रहे हैं ए बी का, तो कुछ नहीं करना, आपको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऐड कर दीजिए, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऐड कर दीजिए कटायन और एनायन का, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऐड करना है। तो लेमडा इक्विवेलेंट निकालना है, ये मोलर है, सब मोलर मोलर, लेमडा इक्विवेलेंट निकालना है, अगर आप ए बी का निकालना चाहते हैं तो ए बी का लेमडा नॉट इक्विवेलेंट ए का और लेमडा इक्विवेलेंट बी का, ये हम लोग यूज कर सकते हैं, यही होगा। तो ये देख लो अपने पास, ये यूज कर सकते हैं। अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ए टू बी लिख दिया, तो यहां पर आप लेमडा नॉट 2 टाइम्स लेंगे, किसका, मोलर कंडक्टिविटी में आपको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, और
अगर आप इसकी बारे में बात करेंगे B-2 का, तो यहाँ पर इसको एक ही बार लेना पड़ेगा। देख लो क्यों, क्योंकि ए के कितने मूल्स हैं 2 और इसके कितने हैं 3। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात करें, कोहलार्स लॉ ने सिंपल सी बात बोली, लेकिन हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे ज्यादा किसका हाई होता है, H प्लस की कंडक्टिविटी। अगर लेमडा एम नॉट का ऑर्डर बोला जाए, सबसे ज्यादा H प्लस का, फिर किसका आता है, OH माइनस का। इवन अगर तुमसे एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया है, वहां से क्वेश्चन कोई पूछे तो लेमडा नॉट याद रखना। अगर मैं सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस का पूछूं इन्फिनिटी पे, तो किसका ज्यादा होगा सर, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस का ज्यादा होगा। अगर मैं कैल्शियम प्लस 2 का पूछूं और मैग्नीशियम प्लस 2 का पूछूं, किसका ज्यादा होगा, कैल्शियम प्लस 2 का। अगर मैं क्लोरीन माइनस और ब्रोमीन माइनस का पूछ दूं, किसका ज्यादा होगा, ब्रोमीन माइनस का। पानी के अंदर जाते ही जो गैसियस फेज में बड़ा होता है, वो नीचे क्या हो जाता है, पानी के अंदर जाते ही वो छोटा हो जाएगा। तो कोहलार्स लॉ ऐसे यूज करते हैं। कोहलार्स लॉ से आप एक दो चीजें और भी निकाल सकते हो, पता है क्या क्या, एप्लीकेशंस ऑफ कोहलार्स लॉ देखो, एप्लीकेशंस ऑफ कोहलार्स लॉ, ये क्या निकाल के दे सकते हो आप, एप्लीकेशंस ऑफ कोहलार्स लॉ, ये क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना, एप्लीकेशंस ऑफ कोहलार्स लॉ क्या निकल के आएगा। फर्स्ट वन कि सर अल्फा की वैल्यू निकल जाती है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, या फिर अल्फा को निकालने का एक तरीका इक्विवेलेंट अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट नॉट। अल्फा निकालने का ये तरीका हो जाता है, अल्फा निकालने का ये तरीका हो जाता है। H प्लस ग्रेटर देन OH माइनस, लिमिटिंग एप्लीकेशंस ऑफ कोहलार्स लॉ ऐसे बने। श्योर हो, देख लेना अपने पास ये अल्फा की वैल्यू ऐसे निकल के आएगी। दूसरा, इसका एप्लीकेशन निकालना है तो अगर एसिड के बारे में बात करें तो आप ये फॉर्मूला इक्विलिब्रियम से जानते हैं, बेस के बारे में बात करें तो ये फॉर्मूला इक्विलिब्रियम से जानते हैं। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस भी निकालने के काम आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस भी निकालने के। थर्ड वन याद रखना, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन याद करो इक्विलिब्रियम का सॉल्यूशन था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लेमडा एम जो होता है लेमडा एम नॉट के बराबर हो जाएगा। और यहां से आप चाहें तो सामने वाले की सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन बोल दो चाहे सॉल्युबिलिटी बोल दो। तो ये बेसिक एप्लीकेशन है कोहलार्स लॉ के कि भैया आप इस सब चीजें निकाल सकते हैं, पक्का। तो ये कोहलार्स लॉ का एप्लीकेशन हो गया, कोहलार्स लॉ का एप्लीकेशन हो गया। कोहलार्स लॉ के एप्लीकेशन की बात चले तो हमारे पास अब देखो सेकेंड पार्ट हमारा अब फिनिश होता है, सेकेंड पार्ट हमारा अब फिनिश होता है, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मेजर पार्ट जो था ना वो कौन सा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब क्या है, कोहलार्स लॉ, ये सब बेसिक बेसिक चीजें। अब थर्ड पार्ट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में बात करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस में ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोलिसिस में दो एस्पेक्ट होते हैं। ऑब्वियस इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ होता था, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते थे केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दो एस्पेक्ट हैं, एक है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और एक है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये क्वांटिटेटिव और ये क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, ध्यान सुनना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव की बात करते हैं। ये क्या बताता है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट बाय इलेक्ट्रोलिसिस, कहां कहां पर इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और ये क्या बनाता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना कौन कितना बनेगा एट इलेक्ट्रोड्स, ये सब कुछ बताएगा, कितना इलेक्ट्रोड पे बनेगा ये बताएगा, और ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये बताएगा। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की जाए, अब ये लास्ट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं आपके। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की जाएगी तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या बोल देते हैं, ध्यान सुनना। यहां पर क्या बोला जाता है, यहां पर आता है दो लॉज, कौन कौन से, एक आता है फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है कि सर जो मास डिपॉजिटेड होगा, जो मास डिपॉजिटेड होगा, मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चार्ज, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चार्ज। मतलब जो मास डिपॉजिटेड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और यहां पर इसको लगाने के लिए जेड इंटू क्यू लग जाता है, वेयर जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
अब क्योंकि हमें फिजिक्स में एक चीज पता होती है कि सर चार्ज क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, चार्ज क्या होता है, करंट अपॉन टाइम, करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा ये एम्पियर ये सेकंड। तो क्यू को क्या लिख सकते हैं, देखना फॉर्मूला, कैपिटल एम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मास मतलब होता है मोलर मास अपॉन जो भी उसका एन फैक्टर है इनटू फैराडे, तो एन फैक्टर इनटू फैराडे ये यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये कहता है कितना मास कितना डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पे, वो फॉर्मूला मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज का वैल्यू ये जेड इंटू क्यू, जेड क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और एम इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन इनटू एफ। ये देख लो चार्ज अपने पास करंट इंट अपॉन टाइम हो जाता पक्का। तो ये मेरा क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये मेरा क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये मेरा क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेकंड वन अगर मैं फैराडेज के सेकंड लॉ की बात करूं तो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, अगर आप सेम चार्ज पास कर रहे हो, अगर सेम चार्ज है, अगर चार्ज सेम है तो सेम चार्ज है तो उस केस में मास डिपॉजिटेड जो होगा, मास डिपॉजिटेड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास होगा। मतलब अगर मास डिपॉजिटेड का रेशियो निकालोगे तो इक्विवेलेंट मास के रेशियो में आएगा। अगर सेम चार्ज है तो मास ए और बी का निकालना है तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। ये छोटे से दो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आती है किसकी, सर ये निकल के आता है किसका, इलेक्ट्रोलिसिस का। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से, ठीक है। अब देखो यहां पर तो मुझे इसका सेकंड एस्पेक्ट भी पढ़ना है, सेकंड एस्पेक्ट भी पढ़ना है। सेकंड एस्पेक्ट बहुत आसान सा है, कैसे, सेकंड एस्पेक्ट क्या है तो सर उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकंड एस्पेक्ट को हम लोग बोल देंगे सर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ये बताते हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर हम बोल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, भैया इलेक्ट्रोलिसिस में कौन क्या प्रोडक्ट बनाएगा, अगर इलेक्ट्रोलिसिस करने जाएंगे तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन, सबसे पहली बात इलेक्ट्रोड्स पे, इलेक्ट्रोड कैसा है। अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में क्या होगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डू नॉट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डू नॉट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड। दूसरा दूसरा इसको और किस पे, तो सर अगर आप एनोड पे, एनोड देखना चाहते हो तो एनोड पे क्या चेक करोगे, एनोड पे क्या चेक करोगे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, या फिर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल नहीं देखना तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे यहां पर क्या होगा, एनोड पे एक वर्ड लगाते हैं दैट इज नोन एज, एनोड के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं डिस्चार्ज प्रेफरेंस, प्रेफरेंस डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंस ऑर्डर बना देते हैं, प्रेफरेंस डिस्चार्ज थ्योरी ऑर्डर। मतलब अगर चार पांच एनायंस है, एनायंस है, एनोड पे कौन होगा, ऑब्वियस यहाँ पे एनोड पे कौन होगा, एनायंस होंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो होती है Cl माइनस, देख लेना अपने पास Cl माइनस, फिर कौन आ जाता है OH माइनस, ठीक है Cl माइनस OH माइनस। अब ये देख लो Cl माइनस OH माइनस और Cl माइनस OH माइनस, और लास्ट में आप देखोगे तो इससे OH माइनस से ज्यादा सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया। इन्हीं के ऊपर, इन्हीं चारों के ऊपर सारी कहानी घूमती रहेगी। एनोड पे अगर आप चेक करते हो तो एनोड पे अगर Cl माइनस है तो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा क्लोरीन गैस के फॉर्म में, OH माइनस होगा ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, सल्फेट नाइट्रेट ये सब बाद में आएंगे। थर्ड वन अगर मैं बात करूं थर्ड फैक्टर की, तो थर्ड फैक्टर कौन सा हो जाता है, दैट इज कैथोड। और कैथोड पे क्या चेक करते हैं, कैथोड पे सर कौन ज्यादा होगा, सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। कैथोड पे किसी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो कैथोड पे प्रेफरेंस कैसे डिसाइड होता है, ये प्रेफरेंस कैसे डिसाइड करते हैं, प्रेफरेंस इज डिसाइडेड बाय कैथोड पे डिसाइड करने के लिए सर कौन सा सीरीज लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ले लिया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप डिसाइड कर लेते हो कि सर कौन जाएगा कैथोड पे। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा वो देख लो, कौन कौन सा वो देख लो सर, एनोड पे अलग, कैथोड पे अलग, और अगर इलेक्ट्रोड आपका रिएक्टिव है तो उसके साथ अलग कहानी हो जाएगी। तो ये कैथोड एनोड बना। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ध्यान सुनना, वाटर जो होता है वो दोनों की तरह एक्ट करेगा। अगर वाटर एनोड है तो मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब H2O से क्या निकलेगा, O2। सर यहाँ पर जो E0 आएगा ना,
-1.2। और वाटर अगर कैथोड है तो वाटर का कैथोड पे देखोगे तो वाटर देखोगे सर वाटर से क्या निकलता है H2, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहां पर ई नॉट देखोगे तो ये क्या होगा -0.83 वोल्ट। इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पर आपको लगे, याद रखिएगा ये जो होता है काइनेटिकली क्या होता है, काइनेटिकली रिएक्शन क्या होती है, बहुत स्लो होती है, काइनेटिकली स्लो होगा, तो इसीलिए हम यहां पर एक वैल्यूज ऐड करते हैं -1.23 -0.23 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा -1.46 वोल्ट, -1.46 वोल्ट। ये ओवर पोटेंशियल कहलाता है। ये जो ऐड कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवर पोटेंशियल बोल देते हैं। ये ओवर पोटेंशियल मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ रहा है, वाटर का रिएक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ रहा है, तो ये वाटर का एनोड और कैथोड पे इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। अब यहां से देखोगे तो सच बताऊं, यहां से आपकी लाइफ में अब सारा का सारा मेजर एस्पेक्ट फिनिश हो चुका है। मेजर एस्पेक्ट मतलब हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में अलग अलग NaCl H2SO4 इन सबको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगर तुमसे कोई बोलता है, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ध्यान सुनना कैसे लिखते हो, तो जैसे अगर मैं लेता हूं एक्वस NaCl, एक्वस NaCl, तो NaCl में ध्यान सुनना कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, ध्यान से देख लो कैथोड पे और एनोड पे कौन जाएगा। एक्वस है मतलब एनायंस होंगे, कौन कौन से लोग होंगे इसके पास देखना, Na+ होगा और वाटर होगा या H+ बोल दें, और इधर Cl- होगा और OH- होगा, यही होगा। ये देख लो ये क्या होंगे, ये कैथोड पे जाएंगे क्योंकि इनका रिडक्शन होना है, और ये कहाँ जाएंगे, एनोड पे, क्योंकि इनका क्या होना होता है, ऑक्सीडेशन। हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं, एकदम अपोजिट रिएक्शन करते हैं, इसीलिए ऐसा करना है। सर कैथोड पे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा, सर याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैथोड पे कौन ऑक्सीडाइज करेगा, वाटर क्या करेगा, क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। कैथोड पे वाटर का रिडक्शन हुआ क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर ज्यादा था, लेकिन एनोड पे बात करें तो क्या लगता है, यहां रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देखते, यहां डिस्चार्ज देखते। किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, Cl- की टेंडेंसी ज्यादा है, क्या रिलीज होगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगा। तो आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर NaCl एक्वस NaCl को अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा। अब ऐसे करके हर एक का निकाल लीजिए, कोई भी क्वेश्चन दिया है। एक कॉन्सेप्ट और आता है दैट इज नोन एज मोल्टेन। अगर मोल्टेन NaCl है बेटा, मोल्टेन का मतलब हो गया कि कोई और नहीं है, यहां पर Na+ ही है और Cl- ही है। अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो मोल्टेन वाले का, तो भाई यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, सर इसी का रिडक्शन होगा, कैथोड पे क्या होगा, इसी का रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा, इसी का ऑक्सीडेशन होगा, इसी का ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या होगा, इसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका कैथोड एनोड एकदम सिंपल होता है। अगर मोल्टेन है तो मतलब पानी की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं, पक्का। चलो अब इसके फोर्थ पोर्शन की बात करें तो फोर्थ पोर्शन कौन कौन सा आने वाला है, दैट इज बैटरीज। ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाला पोर्शन है, लेकिन ये भाई देखो इससे क्वेश्चंस आज के टाइम पे नहीं आ रहे, नीट में तो नहीं आ रहे, जेई मेंस में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा डर लगता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा प्लीज बेटा, अगर आप माइंड मैप से कर रहे हो तो प्लीज अभी एनसीईआरटी खोल लो और यहीं पर सब कुछ हाईलाइट करना है। बैटरीज थोड़ा रटना वाला टॉपिक है, थोड़ा याद करना है, लेकिन एक दिन में याद नहीं होता। आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिए गए। बैटरीज वाले कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूं। आप सिंपल सा क्या करोगे, बैटरीज में देखो, बैटरीज एंड सेल्स की बात करेंगे तो मेरे पास दो टाइप की बैटरीज आएंगी। एक होगा प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी मतलब जो नॉन रिचार्जेबल है, जो नॉन रिचार्जेबल है, जिसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे घर में बैटरी यूज करते रिमोट की बैटरी, नॉन रीयूजेबल। सर रीयूजेबल नहीं है, ये रीयूजेबल नहीं है, ये नॉन रीयूजेबल। और एक होता है सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या है सर, सेकेंडरी बैटरी के बारे में बात करोगे तो सेकेंडरी बैटरीज जो होंगी ये रिचार्जेबल होंगी, रीयूजेबल होंगी, रिचार्जेबल होंगी और रीयूजेबल होंगी, रिचार्जेबल रीयूजेबल। सर ध्यान सुनना, प्राइमरी बैटरी में किसी भी बैटरी के तीन चीजें पढ़नी होती हैं। एक उसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कैसे है मतलब किसका कैथोड है किसका एनोड है, कौन सा किससे कैथोड किससे मिलके बना है, एनोड किससे मिलके बना है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। एक तो उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है, दूसरा उसका रिएक्शन जानना होता है, रिएक्शन जानना होता है कि कैथोड का रिएक्शन एनोड का रिएक्शन क्या हो रहा है, कैथोड का रिएक्शन एनोड का रिएक्शन क्या हो रहा है, और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है।
अभी आप एनसीईआरटी लेके उसमें भैया ठीक है, नीट में क्वेश्चंस नहीं आ रहे लेकिन कभी भी टपक सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, प्राइमरी बैटरीज में सिर्फ 2 बैटरीज आपको करनी है, प्राइमरी में सिर्फ 2 बैटरीज करनी है। एक आपको कौन सा करना है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेक्लेंचे सेल। लेक्लेंचे सेल, अब लेक्लेंचे सेल देखोगे तो वहां सीधा सीधा बोलेगा कि जिंक का क्या लेंगे, एनोड लेंगे, कार्बन ग्रेफाइट का क्या लेंगे, कैथोड लेंगे। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, जिंक का क्या होगा ऑक्सीडेशन, कार्बन का क्या होगा, ये सब चीजें। लेक्लेंचे सेल और एक आएगा मरकरी सेल, इन दोनों का आप एक बार एनसीईआरटी खोल के जरूर देख लीजिएगा। थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन करना पड़ेगा आपको। यहां पर लेड स्टोरेज बैटरी होगी, लेड स्टोरेज बैटरी होगी, प्लीज आपको इसको भी एनसीईआरटी से एक बार देख लीजिएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। और दूसरा निकल कैडमियम सेल। बस यही 4 बैटरीज आपको पता होनी चाहिए, यही 4 बैटरीज आपको पता होनी चाहिए। बैटरीज में यही 4 आपको, बस प्राइमरी के 2, सेकेंडरी के 2, इनके बेसिक कंस्ट्रक्शन, इनका रिएक्शन। और अगर मैं बात करूं कि मुझसे बोला जाए फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल भैया नया रिसेंट टॉपिक है। फ्यूल सेल क्या है कि सर किसी कंबशन ऑफ फ्यूल्स जो नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, कंबशन ऑफ लाइक हाइड्रोजन हो गया, CH4 हो गया, ये सब जो फ्यूल्स हैं इनकी कंबशन से जो बैटरीज बनती हैं। फ्यूल सेल में हमें एक फ्यूल सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था। क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन है। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन दिखाऊं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कंबशन कर रहा है, क्या बना रहा है, H2। ये फ्यूल सेल है, लेकिन इससे वोल्टेज जनरेट होता है, इससे बैटरीज बनती हैं, ये याद रखिएगा। और बैटरीज का अगर डेली लाइफ में जानना हो तो कोरोजन भी होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और आयरन वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर ये बना देता है, तो ये हमारा रस्ट बन जाता है। और जब आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, किसी का रिडक्शन होगा, तो उस केस में आपको ही पता है वोल्टेज जनरेट होगी। तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है बेटा थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप एनसीईआरटी लीजिए और उसके ऊपर जो ये थ्योरेटिकल पोर्शंस है एनसीईआरटी के अलावा और कहीं भी प्रैक्टिस नहीं करनी। 2 पेजेस हैं, एक मतलब आगे एक पीछे, इनको आराम से हाईलाइट करके याद कर जाइए, पक्का। तो ट्राई करते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा फिनिश हो चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर मिनिमम 2 क्वेश्चन, 4 टॉपिक्स हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन। मैंने कोशिश करी है कि 70-80 मिनट में आपका कम किया जाए। मेरा टारगेट था कि हाँ 60 मिनट में हो, बट ठीक है 10 मिनट ज़्यादा हुए। लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना कॉन्सेप्ट रिवाइज किया गया प्लीज इसके ऊपर जाके एप्लीकेशन क्वेश्चन करिए। ओके, होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, एनसीईआरटी तो करना ही करना है, एनसीईआरटी करना है। एक्सरसाइज करिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करिए, एग्जाम्पलर कर लीजिए। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं वो करने ही करने हैं। दूसरा होमवर्क ये है कि पीवाईक्यूज कीजिए जितना हो सकता है। कॉन्सेप्ट पढ़ना आसान है भाई साहब, लेकिन हाँ जेईई मेंस लास्ट 5 इयर्स, ठीक है ना, ये इनको कर सकते हैं आप लोग। मैं सीधी सी बात बोलूं, आपको ही पता है पढ़ाई करना, सच बता रहा है, पढ़ना सिलेबस कंप्लीट करना बहुत सिंपल सा होता है। चैप्टर्स आप 70-80 मिनट में भी खत्म कर ले रहे हैं, लेकिन क्या ये चैप्टर अभी आपका कंप्लीट हुआ, उससे अपने आप से पूछो कि नहीं यार मुझे इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, मुझे फॉर्मूला फॉर्मूला देख लेने से फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा एग्जाम हॉल में। फॉर्मूला आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए। फॉर्मूला याद है इसका मतलब ये नहीं कि आप जाएंगे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं। फॉर्मूला उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या शॉर्टकट्स हैं, ये सब चीजें कैसे जनरेट होती हैं, वो सब जनरेट होती हैं आपकी प्रैक्टिस से। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे इस टॉपिक को आज के आज प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस करके फिनिश करना। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले माइंड मैप के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।